राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कोरोना काल की वजह से एजुकेशन की जो हालत है वो बहुत ही खराब हो गया है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो स्कूली बच्चे होते हैं, खासकर 12th क्लास जो कि बोर्ड की क्लास है, उनको काफी परेशानियां आती हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आज से 12th क्लास की हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो 12th क्लास की हिस्ट्री होगी वो एनसीईआरटी बेस होगी, यानी कि एनसीईआरटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जो ना केवल आपके 12th क्लास के एग्जाम में काम आएंगे क्वेश्चन, बल्कि जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें भी आएंगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि आपके भविष्य में भी ये पढ़ाई और चीज काम आएगी। इसलिए ध्यान से जरूर देखें। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो 12th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है देखो ईंटें मनके और अस्थियां, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले कभी इसका जिक्र हुआ ही नहीं। पहले हमने ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि क्या 1921 से पहले हड़प्पा सभ्यता का जिक्र हुआ है? तो जरूर हुआ है। देखो, 1826 ईस्वी में एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति होता है, वो पंजाब के साहिवाल जिले में एक हड़प्पाई टीले का जिक्र करता है। ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, हिंदुस्तान वाला नहीं, ये याद रखना है। कब? 1826 में जिक्र करता है। उसके बाद फिर 1853 ईस्वी में एक अंग्रेज होता है जो कनिंगम को एक हड़प्पाई टीले से प्राप्त वृषभ की मोहर व के आकृति है वो देता, लेकिन जो कनिंगम होता है वो भी इस सभ्यता को नहीं समझ पाते। 53 आ गया। अब 1856 का साल आता है और इस समय पर लाहौर से मुल्तान इसके बीच रेल पटरी बिछाई जाती है, जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन के द्वारा। इनके द्वारा जो ईंटें इस्तेमाल की जाती है रोडों के लिए, वो हड़प्पा के टीले से ही प्राप्त की जाती है। यानी कि 1826, 53 और 56 में जिक्र हुआ है, लेकिन इसके महत्व को कोई नहीं समझ पाया। फिर दोस्तों, उसके बाद भारत में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है, जो भारत में प्राचीन चीजें हैं ये स्थान उनकी खोज करती है। उसके पहले जो जर्नल होते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम होते हैं, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बता दिया इसका क्या काम होता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल जॉन मार्शल होते हैं और इसकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी है जो हड़प्पा की खोज करते हैं, यानी कि जो पहला स्थल खोजते हुए हड़प्पा। और फिर दोस्तों, अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी, जिसको आर डी बनर्जी भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। अब इस सभ्यता के दो सबसे बड़े नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो चुकी है। धीरे धीरे और स्थान भी खोजे जाते हैं। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल होते हैं, 1924 में पूरे विश्व के सामने सिंधु सभ्यता को रखते हैं कि भारत में ऐसी भी कोई सभ्यता। इससे पहले यह माना जाता था कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, मेसोपोटामिया सभ्यता को प्राचीन माना जाता, लेकिन इस सभ्यता की खोज से यह पता चला कि मेसोपोटामिया से भी पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और उससे कहीं ज्यादा विकसित है। कैसे हो आगे हम बताएंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार 12th के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, 3-4 जरूर आते हो, और भी जो अदर एग्जाम है आते रहते हैं, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से जरूर देखें। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लिए अलग अलग नाम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, प्रकाश्ययुगीन सभ्यता। अब इनके बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों? जो पहला है जो सिंधु सभ्यता, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रारंभ में नगर खोजे गए थे, जैसे मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, और भी बहुत सारे प्रारंभिक स्थल, वो सिंधु घाटी में ही खोजे गए थे। सिंधु नदी है, उसकी एक घाटी है वहां पर, जिस वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता। फिर इसके लिए इस्तेमाल एक और शब्द होता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इस्तेमाल होता क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था इस सभ्यता को हड़प्पा था। तीसरा है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस सभ्यता में जो धातु थी वो ज्यादातर कांस्य की ही इस्तेमाल की गई थी, यानी कि बर्तन बनाने में, कुछ भी बनाने में धातु इस्तेमाल की गई, वह कांस्य की गई है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तीनों नाम क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम सिंधु सभ्यता के आकार की बात करें तो ये त्रिभुज आकार की थी। त्रिभुज आकार कैसे? देखो, ये भारत का नक्शा है, इसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसकी जो आकृति है ये इस तरह से, यानी कि जो स्थल खोजे गए त्रिभुज आकार में खोजे गए, यानी कि इस एरिया में ही सिंधु सभ्यता थी। भारत के पूरे हिस्से में यहाँ तक नहीं है,
केवल यहाँ तक, ये आप नक्शे में देख सकते हैं। अगर इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिस्से की बात करें तो यहाँ पर ये देखो, जो पूर्व है इसका, पूर्व में आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी जो स्थल है हड़प्पा का वो आलमगीरपुर है, और सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो सूतकानीडोर है, और सबसे उत्तरी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का वो मांडा, और दक्षिणी है देमाबाद। अब ये चारों स्थल नदियों पर भी है, ये नदी जरूर याद रखनी, क्योंकि हर बार नदी का क्वेश्चन जरूर आता है 12th क्लास के भी एग्जाम में, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें, और इस बार भी हो सकता पक्का आएगा। तो आलमगीरपुर जो पूर्वी स्थल है इसका वो हिडन नदी के किनारे पर है, और सूतकानीडोर जो पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता को दास्क नदी के किनारे है, ये याद रखना। और मांडा जो उत्तरी स्थल है ये चिनाब नदी के किनारे पर है, और दक्षिण में जो देमाबाद है हड़प्पा सभ्यता का वो परवा नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर इसकी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई, तो पूर्व से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर लंबी है, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई की बात करें तो इसकी ऐसी लंबाई की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम ये 1600 और उत्तर से दक्षिण तक ये 1400 है, ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करें कि इसके जो स्थल है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पर मिलते हैं, तीनों में अलग अलग देशों के बताते हैं। पहले अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में केवल दोस्तों दो, सोर्तगुई और मुंडिका की, ये दो हड़प्पा के स्थल अफगानिस्तान से मिलते हैं और नहीं मिलते। फिर मिलते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान उस समय पर भारत का ही हिस्सा था, तो पाकिस्तान का भी जो दक्षिण बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब, यहां से मिलते हैं। पाकिस्तान के दक्षिण जो बलूचिस्तान इलाका, वहां से कौन कौन से मिलते हैं देखो, सूतकानीडोर, सूतकावा, बालाकोट, नोंदोरी, डाबरकोट, ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान से मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान में ही है। फिर आता है पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका, जहां से मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कोटजी, आमरी, अलीमुराद और नगूर, ये इलाके मिलते हैं सिंध, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। अब दोस्तों ये और याद रखना, जो मोहनजोदड़ो है ये तो आपको पता है, पहले बताया, सिंधु नदी के किनारे पर है, लेकिन कई जो स्टूडेंट है ये भूल जाते हैं कि हड़प्पा सिंधु के किनारे नहीं है, क्योंकि देखो सिंध से सिंधु यहीं पर बहती है। सिंध में कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कोटजी, आमरी है, लेकिन हड़प्पा नहीं। हड़प्पा कहां पर, पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर हड़प्पा, और हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ये याद रखना है, क्योंकि कई बार हड़प्पा का पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, सिंधु ही कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। अब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की, अब क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद ये सारे इलाके पाकिस्तान में चले गए थे। फिर भारत में भी खुदाई हुई थी, उसमें भी हो रही थी। अब भारत में कहां कहां पर आओ देखो, भारत के हरियाणा में है जो राखीगढ़ी, कुणाल, मितातल, बालू, यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो आलमगीरपुर और मांडी है। पंजाब में बात करें, भारत वाले पंजाब में रोपड़, और राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, गुजरात की बात करें तो गुजरात में है रंगपुर, लोथल, धोलापीरा। ये काफी प्रसिद्ध बताए हैं मैंने, और भी छोटे मोटे बहुत सारे हैं जो कहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ सकते हैं। जैसे यही पूछ लिया, रंगपुर जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो कहां पर है, वो गुजरात में। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी पूरी सभ्यता के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर ये फैली हुई थी पूरी सभ्यता, जो त्रिभुज आकार की थी। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता, आपको ये जरूर याद रखना। मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आगे हम सिंधु सभ्यता की कुछ बातें करते हैं, कैसी ये सभ्यता थी। एक बात बताना भूल गया था दोस्तों, इसका जो काल निधान यानी समय की बात करें तो ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। बहुत से विद्वान अलग अलग दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानने वाला समय 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगर हम सिंधु सभ्यता के लिखने की कला की बात करें तो वो थी चित्रात्मक। चित्र होते थे इसमें, जिसमें 375 से लेकर 400 चित्र अक्षर होते थे, और सबसे ज्यादा जो चित्र इस्तेमाल किया गया वो मछली का है। और ये सारी जो लिखी जाती थी चित्रात्मक, वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब मतलब जैसे अब मैं लिख रहा हूं ऐसे, ये हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन वो उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चित्रात्मक लिपि थी जो सिंधु सभ्यता की। आगे बात करें, जो तोलने की इकाई यानी कि बाट होते थे वो चरट नामक पत्थर से बनते थे और 1:16 में होते थे। और घर थे जो घर ग्रीड पत्ती में बसाए गए थे। ग्रीड पत्ती जैसे कि आपने चेस का देखा होगा, चेस की तरह ऐसे ग्रीड पत्ती होती है, ऐसे घर बसे होते हैं, यानी कि
पूरी सिंधु सभ्यता एक योजना के तहत बसाई गई थी। पहले उसका नक्शा तैयार किया गया था, फिर उसको बसाया गया था उनके नगरों को। अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो खुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, और सबसे पहले है जो सिंधु सभ्यता के लोग ही कपास का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से जो यूनान के लोग हैं वो उन्हें सिडन कहते थे। सिडन का अर्थ कपास ही होता है। ये यूनान के लोग सिंध के लिए जो प्राचीन नाम था महलुआ ये इस्तेमाल करते थे। कई बार पूछा जाता है कि महलुआ किसका प्राचीन नाम है, पर सिंध का प्राचीन नाम क्या है, महलुआ। मोहरों की बात करते समय होती थी सेलखड़ी पत्थर की, एक पत्थर होता था, एक मुलायम पत्थर होता है जिस भी आकार में डाला जा सकता हो, सेलखड़ी पत्थर था। समाज की बात करें, इस समय जो समाज था सिंधु सभ्यता को मातृत्वात्मक था, यानी कि माता को ज्यादा महत्व दिया जाता था, माता की पूजा की जाती थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें अब कहां से क्या मंगाते थे। ये सिंधु सभ्यता के लोग मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान और मद्रास से तांबा मंगवाते थे, अजमेर से शीशा मंगवाते थे, कश्मीर व काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। ये याद रखना है। आगे अब कहां से क्या मिला ये क्वेश्चन आता कई बार। बनावली से मिट्टी का हल मिला है, जिससे ये पता चलता है वे कृषि करते थे। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सोरतगुई से नहरों के अवशेष मिले। सोरतगुई जो अफगानिस्तान में पड़ता, लेकिन पंजाब व सिंध में कहीं पर नहर नहीं मिली है केवल सोरतगुई जो अफगानिस्तान में, वहां से अवशेष मिले नहरों के। आगे बात करें लोथल व रंगपुर में, वहां पर धान की भूसी भी मिली है, जिससे हमें कृषि करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात करें कि सिंधु सभ्यता लोग किस चीज को नहीं जानते थे, वो घोड़े हैं जो उसको नहीं जानते थे, और ना ही लोहे की धातु को, यानी कि पशुओं में बात करें तो घोड़े को वे नहीं जानते थे, और धातु में बात करें लोहे को। ये कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता जो 12th क्लास है उसमें मोहनजोदड़ो पर काफी फोकस किया गया, यानी कि उसी के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्यों, हड़प्पा के बारे में क्यों नहीं? इसका रीजन ये है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जी भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता, पहले भी बता, उन्होंने 1875 में खुद भी लिखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता उतनी अच्छी अवस्था में नहीं मिला। रीजन आपको बताया था 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो बहुत सारी ईंटें इस्तेमाल की गई थी। खुद कनिंघम ने भी लिखा 1875 में कि उन ईंटों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से रोडों के रूप में जो हड़प्पा सभ्यता उतनी अच्छी अवस्था में नहीं मिला जितनी अच्छी अवस्था में मोहनजोदड़ो मिला खुदाई में। मोहनजोदड़ो खुदाई में बहुत ही अच्छी प्रकार से मिला, जिसे देखकर हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं ये कैसे बसा होगा। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो दोस्तों मोहनजोदड़ो शहर क्या करते कुछ ऐसे थे। देखो मोहनजोदड़ो पूरी तरह से किलेबंद था, यानी चारों दीवार घिरी हुई थी, और ये 2 भागों में बटा हुआ था, जिसे पुरातत्वविद जिन खोजकर्ता उन्होंने दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग यानी कि थोड़ा ऊंचाई पर होता था, यहाँ पर कुछ अमीर लोग मान लो ये रहते थे, और वो भी चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। और फिर जो निचला शहर था वो यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, और ये निचला शहर भी चारों दीवार से घिरा हुआ था। निचला शहर भी घिरा हुआ, दुर्ग भी, और ये पूरा जो मोहनजोदड़ो ये भी पूरा घिरा हुआ था दीवार से। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये पहले ही बताता, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जिस वजह से इसमें बार बार बाढ़ आने के कारण यह नगर 7 बार उजड़ा व बसा है। पूरे नगर को योजना के तहत बसाया था, ये पहले भी बताया है, ये याद रखना कितनी बार, 7 बार उजड़ा व बसा है। अगर हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी की बात करें तो 640 किलोमीटर दूर है हड़प्पा से मोहनजोदड़ो। और यहाँ से क्या क्या मिला अब ये देखते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की कुल्हाड़ी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मोहर मिली है, और पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। एक विशाल स्नानागार और अनानागार मिला। अनानागार जहां पर अन्न रखा जाता था, यानी कि आज के गोदाम समझ सकते हैं आप, वो जिसकी लंबाई और चौड़ाई 50 गुना 27 मीटर, यानी कि लंबाई 50 और चौड़ाई 27 मीटर है। और बात करें नालियों की, या नालों की इतनी नियोजित जल निकास प्रणाली है जो आज भी हमें देखने को नहीं मिलती। गलियां पूरी ग्रिड पत्ती में बसाई गई थी, यानी कि जो घर बसाए गए थे, मैंने दिखाया था बना के ग्रिड पत्ती थी, तो उनके तहत ही बसाए गए थे कि पहले पूरी योजना के तहत गलियां बनाई गई, फिर नालियां, फिर कमरे ऐसे बनाए गए थे जो आज भी हमें देखने को नहीं मिलती। इतनी अच्छी जल निकास प्रणाली थी। कैसे आप समझ सकते हैं, अब आगे चित्र में दिखाते हैं। जो घर स्थापत्य कला था वो बना था, जो निचला शहर था, कैसे घर होते थे निचले शहर में, ये देखो कि ऐसा पूरा 4 दीवारी होती थी, और आंगन बीच में होता था मोहनजोदड़ो के। तो दरवाजा है, वहां से आंगन नहीं देख सकता था कोई भी। और ये मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर की उनकी विशेषता है। आज की तरह नहीं था कि दीवार से ही सब कुछ देखा जाए,
उनकी ये विशेषता थी। कैसे, देखो ये चित्र देख सकते हो, आंगन बीच में होता था, चारों तरफ क्या होते थे, कमरे होते थे। जो स्नानागार था नहाने का वो यहाँ होता था, और ये गली है, और गली के लगते ही यानी कि स्नानागार की ये नाली है, गली की नाली से जुड़ी होती थी, और गली की नाली आगे जो मेन नाली थी उससे जुड़ी होती थी, और वो आगे जाकर नहा और आगे जाकर वो बड़े नाले से जुड़ती थी। यानी कि सारा पानी, घर का पानी नाली में, नाली का बाहर नाले में, और नाला बाहर नगर के बाहर गिरता था। इतनी अच्छी जल निकास प्रणाली थी मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो के कई घरों में हमें कुएं भी मिलते हैं जिनकी संख्या 700, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या मिली 700 मिली है। देखो कई घर थे जहां पर कुएं, तो कैसे होते थे, जो दरवाजा था वो ऐसे कमरे में कुआं बना होता था। ये देखो चारों तरफ क्या है, कमरे है, और ये एक कमरा हो रहा है जहां पर कुआं है। दरवाजे से यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था, राहीगीर पानी पीकर वापिस चला जाता, यानी कि घर में उसे जाने की जरूरत नहीं थी। दरवाजे से आया, इस कमरे में कुआं होता था, यानी कि इस तरह सामने पानी पिया और चला गया। ऐसे होता था कि अच्छी तरह से बसाए गए थे मोहनजोदड़ो के नगर। अब बात करते हैं कि जो स्नानागार, अब बात करें तो जो विशाल स्नानागार मिला वो कैसे, देखो स्नानागार क्या करते हुए बनाए हुए, इस तरह का विशाल स्नानागार होता था जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां होती थी इसमें उतरने के लिए। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में, और पूर्व व पश्चिम में नहीं होती थी। और यहाँ पर देखो इस कोने पर, इस पर जल निकासी की व्यवस्था होती है, यानी कि मतलब कि यहाँ से पानी है जो नाली में निकाल दिया जाता था, और उसको भरने के लिए यहाँ पर आसपास जो है कुएं होते थे, कुएं से पानी इसमें डाला जाता था। अगर इसके लंबाई चौड़ाई गहराई की बात करें तो इसकी लंबाई 14.5 मीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 7 मीटर, और गहराई की बात करें तो 2.44 मीटर इसकी गहराई होती थी विशाल स्नानागार के। जो कि पूरे विश्व में सार्वजनिक जो जलाशय होता है पूरे विषय में उसके प्राचीनतम उदाहरण है ये, यानी कि इससे प्राचीन उदाहरण पूरे विषय में सार्वजनिक जलाशय का आपको कहीं नहीं मिलता, और मिलता आपको मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में। तो ये था दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में, क्योंकि आपके चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मोहनजोदड़ो पर ही ज्यादा फोकस किया गया और पर नहीं, तो आप इसको देख ले। तो ये पूरी वीडियो आपको समझाने के लिए बनाई थी कि आशा है आपको काफी अच्छे से वीडियो समझ में आएगी, काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी काम आएंगे। अगर जानकारी बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।